नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है कलचुरियों की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर करीब-करीब 800 साल तक राज किया। अब सोचिए जरा, कोई राजवंश लगभग पौने 200 साल के लिए इतिहास से पूरी तरह गायब हो जाए और फिर वापस आकर सदियों तक राज करे। ये कैसे हुआ? चलिए इसी उतार चढ़ाव भरी जबरदस्त कहानी को समझते हैं। इनकी कहानी को समझने के लिए हमें इनकी शुरुआत में जाना होगा, मतलब नर्मदा नदी के किनारे, जहां से इनकी पौराणिक कथाएं शुरू होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इनका जो शुरुआती नाम था है वो दो जानवरों के नाम से मिलकर बना था। अही यानी सांप और है यानी घोड़ा। ये दोनों ही इनके लिए बहुत पवित्र थे। यही नहीं, कलचुरी तो ये भी मानते थे कि उनके पूर्वज कोई और नहीं बल्कि महान योद्धा सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। जी हाँ, वही 1000 भुजाओं वाले योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रावण तक को हरा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो खुद को कितना शक्तिशाली मानते होंगे। अच्छा, ये तो हुई है की बात, पर ये कलचुरी नाम कहाँ से आया? इसके पीछे भी एक नहीं बल्कि कई मजेदार थियरीज हैं। तो देखिए, इनके नाम के पीछे 3 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक कहती है कि ये नाम उनकी काली मूंछों और छुरी यानी कटार रखने की वजह से पड़ा। दूसरी कहती है कि ये तुर्की भाषा के शब्द कुलचुर से आया, जिसका मतलब है ऊंचे पद वाला। और तीसरी थ्योरी ये है कि ये लोग एक खास कैलेंडर कलचुरी संवत का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनका नाम कलचुरी पड़ गया। वाकई काफी दिलचस्प है। लेकिन जैसा हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, इनकी कहानी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा दौर जब यह शक्तिशाली राजवंश लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया था। शुरुआत तो अच्छी हुई, कृष्णराज, फिर उनके बेटे शंकरगण और फिर पोते बुद्धराज। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 3 पीढ़ियों के बाद ही 620 ईस्वी में चालुक्य राजवंश ने उन्हें ऐसी जबरदस्त हार दी कि उनका पूरा साम्राज्य बिखर गया। और इस हार का नतीजा ये हुआ कि कलचुरी लगभग 175 सालों के लिए इतिहास से मानो गायब ही हो गए। उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये उनके लिए एक अंधकार युग जैसा था। लेकिन फिर 175 साल की गुमनामी के बाद एक नया लीडर सामने आया, वामराजदेव। उन्होंने न सिर्फ इस राजवंश को फिर से खड़ा किया, बल्कि नए इलाके जीते और त्रिपुरी जैसे बड़े और शानदार शहर की नींव रखी। कलचुरियों की पिक्चर अभी बाकी थी। और सत्ता में इस वापसी ने कलचुरियों के सबसे बड़े और मुश्किल अभियान की नींव रखी। उनका अगला टारगेट था छत्तीसगढ़। तो इस मिशन का पहला कदम उठाया शंकरगढ़ द्वितीय ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर हमला किया, वहां के राजा को हराया और इलाके पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन वो वहां रुके नहीं, बल्कि वापस अपनी राजधानी त्रिपुरी लौट गए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। शंकरगढ़ के जाने के कुछ ही समय बाद उनके दुश्मन सोमवंशियों ने हमला कर दिया और छत्तीसगढ़ को कलचुरियों से छीन लिया। मतलब जो जीता था वो फिर हाथ से निकल गया। इस जीत हार की खेल ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिस पर आज भी बहस होती है। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का असली संस्थापक माना किसे जाए? क्या शंकरगढ़ द्वितीय को, जिन्होंने पहली बार हमला किया और जीता, या किसी और को? और इसका जवाब इन दोनों के काम के फर्क को समझने में है। देखिए, शंकरगढ़ द्वितीय ने नींव जरूर रखी। वो पहले आए, जीते और चले गए। लेकिन असली हीरो थे कलिंगराज। वो करीब 100 साल बाद आए। उन्होंने सोमवंशियों से छत्तीसगढ़ को वापस जीता और सबसे जरूरी बात, वो वहीं रुक गए। उन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से राज करना शुरू किया। तो इस तरह ये साफ हो जाता है कि भले ही शुरुआत किसी और ने की हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के असली संस्थापक कलिंगराज ही थे, जिन्होंने 1000 ईस्वी में वहां एक स्थायी शासन की शुरुआत की। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। जरा सोचिए, इस एक जीत के बाद कलिंगराज और उनके वंशजों ने छत्तीसगढ़ पर 750 सालों से भी ज्यादा राज किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कलचुरियों की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक राजवंश के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कैसे एक बड़ी हार के बाद भी वापसी की जा सकती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी विरासत को बचाने और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आखिर क्या लगता है।